हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज 30वां वीडियो है। इससे पहले 29 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और हाँ, 29वां वीडियो में एक स्लीपिंग मिस्टेक मेरे से हो गया था। स्लीपिंग मिस्टेक ये हुआ था कि मैं वहाँ पर ये बता दी थी कि परिगणन का सिद्धांत थॉमस यंग के द्वारा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। थॉमस के द्वारा व्युत्कीकरण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, प्रकाश का व्युत्कीकरण का सिद्धांत, प्रकाश के व्युत्कीकरण का सिद्धांत जो है वो दिया गया था यंग के द्वारा। ठीक है, यंग के द्वारा दिया गया था। जबकि परिकिरणन की बात की जाए तो परिकिरणन का सिद्धांत दिया गया था सीवी रमन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश का परिकिरणन का सिद्धांत सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। इसी कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इसी कार्य के लिए। तो आप लोग वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास। अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो कुल पंचवर्षीय योजना कितने थे? तो कुल पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो कुल पंचवर्षीय योजना 12 थे। कितने थे? 12 थे। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। कितना था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और इसमें किस चीज़ का उद्देश्य रखा गया था? किसका उद्देश्य था? तो कृषि विकास एवं सिंचाई के संसाधन का विकास करना। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई के संसाधनों का विकास करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, यही उद्देश्य था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आधारित है एचडी मॉडल पर। किस मॉडल पर? एचडी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इनका नाम है हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। एचडी का फुल फॉर्म हेराल्ड डोमर मॉडल। इसी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, अगर वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1951। क्या था? 1956 से 1961। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारी एवं आधारभूत उद्योग। क्या था? भारी एवं आधारभूत उद्योग। भारी उद्योग, आधारभूत उद्योग। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आइए 4 पंचवर्षीय योजना, मिनिमम 4 पंचवर्षीय योजना के किस मॉडल पर आधारित था वो देख लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है किस मॉडल पर आधारित था। इसके बाद जो है कार्यकाल पूछता है और उद्देश्य पूछता है। ठीक है, तो प्रथम हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल और द्वितीय हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अगर वहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66। क्या था? 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता का अधिक से अधिक प्राप्ति। क्या था? आत्मनिर्भरता का अधिक से अधिक प्राप्ति एवं टेक ऑफ स्टेज, ये उद्देश्य था तीसरा पंचवर्षीय योजना का। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी। कौन थे? तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी। ठीक है, अगर हाँ एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। देखिए अभी जस्ट मैं बताई कुल पंचवर्षीय योजना जो है वो 12 थे। कितने थे? 12 थे। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि सबसे असफल कौन सा? सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा पंचवर्षीय योजना ही था। ठीक है, ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया था। सबसे मतलब बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, थोड़ी बहुत हुआ था, लेकिन 12 अगर पंचवर्षीय योजना से कंपेरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा असफलता हाथ लगा था तीसरा पंचवर्षीय योजना में। कारण क्या था? कभी कभी कारण भी पूछ लेता है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण 2-3 कारण था। एक तो 1962 में भारत
भारत चीन युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। 1965 से 66 के बीच में अकाल भयंकर पड़ा था भारत में। यही कारण था कि तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रहा, क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ही वही था 1961 से 1966, और इसी बीच में संयोगवश ये सब हो गया था। इसको दुर्भाग्य ही बोला जाए कि दुर्भाग्यवश ये सब हुआ था, इस कारण से ये असफल रहा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था। तो सबसे सफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 11वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 11वां पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना था। 11वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 11वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012। क्या था? 2007 से 2012। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। क्या था? 1969 से 1974। इसका मॉडल क्या था? तो ये था एल.एस. माने एवं अशोक रुद्र। कौन सा मॉडल पर आधारित था चौथा पंचवर्षीय योजना? तो एल.एस. माने एवं अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था चौथा पंचवर्षीय योजना। तो आपके दिमाग में आएगा कि 1961 से 66 जब तीसरा पंचवर्षीय योजना था, तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 क्यों? 3 साल कहाँ गायब हो गया? तो आपको बता दूं कि 3 साल जो है एक वर्षीय योजना लागू किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय नहीं है, 5 वर्ष के लिए नहीं, एक वर्षीय। ठीक है, 1966 से 1969 तक एक वर्षीय लागू किया गया था, क्योंकि ये सब घटना अभी जस्ट में बताई क्या क्या हो गया था, इसी कारण से। तो उसको क्या बोला जाता? उसको योजना अवकाश काल बोला जाता। 1966 से 1969 वाले काल को योजना अवकाश काल कहा जाता है, और उसमें एक एक वर्ष का योजना लागू किया गया था। तो क्या क्या लागू किया गया था, आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसे 1966 और 1967 के बीच में कौन सा काम हुआ था, महत्वपूर्ण काम? तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति 1966 और 67 के बीच में ही लाया गया था, क्योंकि मैं जस्ट बताई कि 1965 और 66 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था भारत में, जिस कारण हरित क्रांति लाया गया था। तो हरित क्रांति कब लाया गया था? 1966 से 1967 के बीच में। ठीक है, अगर वहीं बात किया जाए तो एक काम हुआ था 1967 से 68, और एक वर्ष का योजना लाया गया था 1968 से 1969। ठीक है, 1969 से फिर 74, तो चौथा पंचवर्षीय योजना आ ही गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो हरित क्रांति शब्द जो दिया गया था वो दिया गया था विलियम गैडे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गैडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, करंट से रिलेटेड है, कि एम.एस. स्वामीनाथन को जो है वो 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया 2024 में? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना। पांचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो पांचवा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल था 1974 से 78। क्या था? 1974 से 78 पांचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना ऐसा है जिसका कार्यकाल 5 साल ना होकर 4 साल ही था। तो पांचवा पंचवर्षीय योजना एकमात्र पंचवर्षीय योजना था जिसका कार्यकाल जो है वो 5 साल ना होके 4 साल ही था। 1974 से 78 था। क्या था? 1974 से 78, जबकि 1974 से 79 होना चाहिए, लेकिन 78 में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और 78 से 80 तक, यानी कि 1978 से 1980 तक कोई पंचवर्षीय योजना काल नहीं लाया गया था, कोई ऐसा योजना नहीं आया था। एक वर्ष के लिए वहाँ पर भी योजना लागू किया गया, जैसे कि 1978 से 1979 और 1979 से 1980, एक वर्ष के लिए योजना लाया गया था, एक वर्ष के लिए। तो इस जो ये जो गैपिंग है 1978 से 1980, इसको क्या कहा जाता है? जैसे कि 1966 से 1969 तक गैपिंग था ना, एक वर्ष के लिए योजना लाया गया था, लेकिन पंचवर्षीय योजना तो नहीं लाया गया था, तो उसे योजना अवकाश काल कहा गया। उसी तरीके से 1978 से 80 के घटना को कहा जाता है, यानी कि उस गैपिंग को कहा जाता है रोलिंग प्लान। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित था? तो रोलिंग प्लान जो आधारित था वो गुरनाल मिर्डल के मॉडल पर। किस मॉडल पर? आइए लिख देते हैं, पता नहीं आवाज़ क्लियर जा रहा होगा कि नहीं। गुरनाल मॉडल, गुरनाल मिर्डल के योजना पर आधारित था। ठीक है, गुरनाल मिर्डल के योजना पर आधारित था रोलिंग प्लान। ठीक है, उस समय डिजिटल बोर्ड था तो लिखने में सुविधा हो रहा था, अभी मैं
मोबाइल से बना रही हूँ, इसलिए शायद आप लोग को मैं लिख कर नहीं बता पा रही हूँ, बोल कर बता पा रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा सॉरी, और भी पंचवर्षीय योजना बताना है ना। तो और अगर पाँचवा तो मैं बता दी कि 1974 से 1978 तक था। अगर छठा की बात की तो छठा कब से कब तक था, तो छठा जो है 1980 से 85 क्या था, 1980 से 85। सातवां 1985 से 90 कार्यकाल। अगर आठवां की बात की जाए तो आठवां का कार्यकाल फिर 1990 से 92 एक वर्ष के लिए आया था। उसको कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन 1990 से 92 फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था। 1990 से 1992 से 97 ये सातवां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसके बाद कंटिन्यू चला है, फिर कोई गैपिंग नहीं हुआ है। तो 1992 से 97 सातवां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आठवां का है 1997 से 2002। नौवां का है 2002 से 2007। वहीं अगर दसवां की बात की जाए तो दसवां है 2000 से 2007। और नौवां कहीं कब था, तो नौवां था 1997 से 2002, जबकि आठवां था 1992 से 1997, ठीक है। अगर दसवां की बात की जाए तो दसवां कब था, 2000 से 2007। और ग्यारहवां था 2007 से 2012। और बारहवां का कार्यकाल था 2012 से 2017। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया, क्योंकि इसके बाद तो मोदी सरकार आ गया, तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगर आपसे गैपिंग पूछ लेगा तो 3 गैपिंग हो गया, 1966 से 1969, दूसरा गैपिंग 1978 से 1980, और तीसरा गैपिंग 1990 से 92। बाकी कंटिन्यू है, 5-5 वर्ष ऐड करते जाइएगा तो आपका पंचवर्षीय योजना निकलते जाएगा। तो कुल पंचवर्षीय योजना 12 थे, जिसमें अगर सबसे असफल पूछेगा तो तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, सबसे सफल पूछेगा तो 11वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। पहला मॉडल था हिराल डोमल के मॉडल पर आधारित, दूसरा पीसी महालनोबिस पर, तीसरा क्या था सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सेंडी, और चौथा कौन सा था, चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो एलिस माने एवं अशोक रुद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्राइट जो है ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्राइट जो है ये यूएसए का एक शहर है, यानी कि अमेरिका का शहर एक डेट्राइट है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल, वो जगह जो है ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है कि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो भारत का डेट्राइट जो है वो पीथमपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर कहाँ है, तो पीथमपुर जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है पीथमपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, कनाडा का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो कनाडा का डेट्राइट विंडसर शहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विंडसर शहर को। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नगोया शहर को। रूस का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो रूस का डेट्राइट गोर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोर्की को कहा जाता है। इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध था, अभी तो नहीं लेकिन प्रसिद्ध था ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर। इसी नाम को लेकर भारत में भी जहाँ जहाँ सूती उद्योग बहुत अच्छे से होता है, सूती वस्त्र का उद्योग, उसको उस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत में सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो रूस का मैनचेस्टर मॉस्को को कहा जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी है, तो मॉस्को को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, चीन का मैनचेस्टर जो है संघाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, संघाई को कहा जाता है। संघाई चीन का एक शहर है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप तो ये भी जान लिए कि मैनचेस्टर होता क्या है, तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र का उद्योग था। पार्टिकुलर मैनचेस्टर पड़ता कहाँ था, तो ये पड़ता था ब्रिटेन में। कहाँ पड़ता था, ब्रिटेन में। और ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसी कारण से जहाँ जहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो जगह प्रसिद्ध है उसको उसी नाम से संबोधित कर दिया गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कि भारत में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत में पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर भारत में बोस्टन किसे कहा जाता है तभी अहमदाबाद, भारत में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। एक इसी तरीके से इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जैसे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का एक शहर पीटर्सबर्ग। कौन सा? पीटर्सबर्ग। बस इसी को संबोधित करते हुए भारत का भी पीटर्सबर्ग पूछा जाता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है, ये लिख दे रही हूँ, पता नहीं आवाज़ क्लियर जा रहा है कि पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इस्पात नगरी अर्थात स्टील नगरी। इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को ही जाना जाता है। और 1907 में टाटा जी के द्वारा इस्पात नगरी का स्थापना किया गया था, ठीक है। यानी कि इस्पात का स्थापना कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में, इसीलिए इस्पात नगरी कहा जाता है। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो टाटा जी के द्वारा। कब किया गया था? 1907 में किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलाइटिक दाब। कौन सा? हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है वो पास्कल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पास्कल के द्वारा दिया गया था। इसी तरीके से पूछा जाता है कि गति के जड़त्व का सिद्धांत, क्या गति के जड़त्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गति के जड़त्व का सिद्धांत जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत, क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बजट भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही तैयार किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का कार्य जो है वो कार्य है उनका राजस्व के बंटवारा को लेकर सिफारिश करना, ठीक है। राजस्व के बंटवारा को लेकर वो केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं कि राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, यही काम है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का जिक्र जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 280 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जीरो घाटी कहाँ स्थित है? जीरो घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें शायद मैं किसी वीडियो में इसको जोर घाटी बोल दी थी, शायद वहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जोर घाटी इसको बोल दी थी। वो जोर घाटी नहीं होगा, जीरो घाटी होगा, ठीक है। जीरो घाटी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, यानी कि शांत घाटी, तो साइलेंट वैली या शांत घाटी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। जबकि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जीरो घाटी कहाँ स्थित है? तो जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा 2 अप्रैल 1952 को आई थी। कब आई थी? 2 अप्रैल 1952 को। लेकिन अगर वहीं लोकसभा की जगह राज्यसभा होता तो कि भारत में पहली निर्वाचित राज्यसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो राज्यसभा जो है वो आई थी 3 अप्रैल को। कब आई थी? 3 अप्रैल 1952 को। कब आई थी? 3 अप्रैल 1952 को। अगर पहली बैठक पूछ ली जाएगी, पहली बैठक लोकसभा की कब हुई थी, तो पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का मैक्सिमम सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य वर्तमान में 550 हो सकते हैं। कितने? 550, क्योंकि 552 का प्रावधान था, तो अभी फिलहाल तो उसको निलंबित कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को, ठीक है।
तो इसीलिए 550। अगर आपसे 552 रहे तो 552 भी आंसर में ऑप्शन में सही होगा। तो अधिकतम सदस्य 552। जबकि अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते, तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य जो है वो हो सकता है 250। कितना हो सकता है? 250। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या होता है। तो राजनीतिक दबाव समूह का जो कार्य है वो जनता के हित के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, यानी कि जनता के हित में जो बात हो उसके लिए सरकार पर दबाव बनाना दबाव समूह का कार्य होता है। दबाव समूह का कार्य सरकार बनाना नहीं होता है। तो ऑप्शन में रहता है कि दबाव समूह का कार्य क्या होता है? राजनीतिक में प्रवेश करना, सरकार बनाना वगैरह वगैरह, तो नहीं। उसका कार्य होता है कि जनता के हित में सरकार पर दबाव डालना, अपना बात मनवाना। जैसे कि आप देखे होंगे कृषि का समूह बनता है ना, किसानों का समूह, या फिर आप स्टूडेंट समूह, ये सब देखते हैं ना, स्टूडेंट यूनियन, कृषि यूनियन, ये सब क्या है? ये सब का कार्य है कि सरकार पे दबाव बनाना। दबाव ही, जैसे कि वो कृषि से संबंधित एक बिल आया था पिछले ईयर्स में, 3 बिल आया था ना किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित। तो उसको किसके द्वारा खत्म कर दिया गया है? लास्ट में प्रधानमंत्री को सामने आकर बोला गया कि वो तीनों कृषि बिल को समाप्त किया जा रहा है, खत्म कर दिया गया। तो इसके लिए दबाव किसने बनाया? तो किसान समूह ने दबाव बनाया था। उसी तरह जैसे कि अभी कोई तरह का पेपर लीक होता है, चाहे कुछ होता है, तो स्टूडेंट का जो यूनियन जो होता है, स्टूडेंट संघ, वो लोग आवाज़ उठाते हैं ना, तो उसके तहत किसी किसी एग्जाम को रद्द किया जाता है। हालांकि बीपीएससी का मामला बहुत दिन तक चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसकी कोई रिजल्ट आई नहीं है कि पता नहीं क्या ही होगा, नहीं पता, देखते हैं अपने लोग। तो उसी तरीके से ये सब का काम होता है। तो कार्य दबाव समूह का भी कार्य उसी तरीके से होता है कि जनता के हित के लिए सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्मी बराबर क्या होता है। तो एक फर्मी बराबर जो है 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी बराबर होता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। क्या होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो ये होता है 9.46 × 10⁻16 मीटर। क्या होता है? 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, सॉरी 16 लिख दिए, 15 होगा, 16 नहीं होता, 15 होता है। ठीक है, 10⁻15 मीटर होता है। अगर एक पारसेक बराबर पूछ लिया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर जो है वो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। लिख दे रही हूँ, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये क्या है? एक पारसेक बराबर है। जबकि 9.46 × 10⁻15 मीटर ये एक प्रकाश वर्ष है। ठीक है, जबकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? वो माइनस होता है 10⁻10 मीटर। जबकि एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, जबकि एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम के अयस्क से संबंधित एक अयस्क और है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पिच ब्लेंड। कौन सा अयस्क? पिच ब्लेंड। तो आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलेगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन मिला होगा कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। उसी तरीके से पूछा जाता है क्यूप्राइट। कौन सा? क्यूप्राइट किसका अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है वो तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट, नीलम, डायस्पर। कौन सा? बॉक्साइट, नीलम, डायस्पर किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अलग अयस्क है, नीलम। 3 अयस्क का नाम बताइए कौन कौन सा? बॉक्साइट, ज़्यादातर एग्जाम में बॉक्साइट से ही पूछा जाता है कि बॉक्साइट हो गया, इसके बाद कौन सा? नीलम। डायस्पर, कौन सा? डायस्पर।
डायस्पर, ये तीनों किसका अयस्क है? तो ये तीनों जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का। उसी तरीके से पूछा जाता है कि गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसीलिए तो 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि भारत के संविधान को एक और नाम से संबोधित किया गया है। क्या? तो किस नाम से संबोधित किया गया है भारत के संविधान को? उधार का संविधान। क्या कहा जाता है? उधार का संविधान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे देशों से बहुत कुछ एडॉप्ट किया है, इसीलिए। जैसे कि आपसे देखिए, अगर अमेरिका के संविधान से पूछा जाए कि अमेरिका के संविधान से अपने भारत ने क्या क्या अपनाया है, तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान को देन है क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। आपसे पूछा जाएगा संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक उसी तरीके से मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था? ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। परमाधिकार रीट जैसे जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो उसी में एक परमाधिकार एक रीट है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। उसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से कुछ बातों को लेकर सलाह लेना, ठीक है, ये इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 143 में। तो ये प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, तो ये भी लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। किसे देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष जो है किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। किसे देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल जो है वो भी प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देते हैं। किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे देते हैं अपना त्यागपत्र? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद जो है, पद और सदस्यता जो है ये निर्धारित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मम्स क्या है? तो मम्स एक रोग है जो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। इसी रोग को कहा जाता है गलसुआ रोग। कौन सा रोग? गलसुआ रोग कहा जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे, पहले देखने को मिलता था या फिर अभी भी देखने को मिलता है कि बच्चा चाहे बड़े में भी कान के साइड सूजन हो जाता है ना, कान के साइड सूजन हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जो एक पट्टी चिपका दिया जाता था और जब सूजन खत्म हो जाता था तो पट्टी उखाड़ दिया जाता था, तो उसे कौन सा बीमारी कहा जाता है? मम्स या फिर गलसुआ रोग कहा जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है, पैरोटिड लार ग्रंथि, इसमें सूजन आ जाता है, ये इफेक्टेड हो जाता है, इस कारण से गलसुआ रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? गलसुआ रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि कुल लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो कुल लार ग्रंथि कितने होते हैं?
3 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। संख्या में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संख्या 6 होता है। कितना होता है? 3 एक साइड लार ग्रंथि होता है और 3 दूसरे साइड, यानी कान के बगल में 3 होता है। 3 नहीं, मतलब एक कान के बगल में होता है, एक जीभ के पास होता है। पिछले वीडियो में भी बहुत ही विस्तारपूर्वक पढ़ा चुकी हूँ लार ग्रंथि से संबंधित, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो है वो परजीवी कृमि के कारण होता है। किसके कारण? परजीवी कृमि के कारण। तो कौन सा परजीवी कृमि है? ये गोल कृमि है। कौन सा कृमि है? गोल कृमि। तो अगर आपसे परजीवी कृमि देगा तो ठीक है, नहीं तो गोल कृमि देगा ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंत ज्वर जो है, यानी कि आंत का बुखार, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। काला जर किसके कारण होता है? तो काला जर भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? काला जर प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। सर्दी खांसी किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करेगा? अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? एक कोश के शैवाल। कौन सा एक कोश के शैवाल प्रयुक्त किया जाता है? कोलेरा। कौन सा? कोलेरा। एक और शैवाल है, कौन सा? तो ये है हाइड्रीला। कौन सा? हाइड्रीला, ठीक है। इसका प्रयोग भी किया जाता है अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कोलेरा है क्या? ये एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में ख़त्म कर दिया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार दिया गया था? तो अनुच्छेद 31 में दिया गया था। किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 31 में दिया गया था। और आपको पता होगा, कितनी बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो इसका जिक्र भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। तो 12 से 35 के बीच तो 31 पड़ रहा है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान का, तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था पहले? तो अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में था, और अनुच्छेद 19 के क्लोज में भी था, ठीक है। 19 के क्लोज एफ में था। किस में था? 19 के क्लोज एफ में संपत्ति का अधिकार था। तो वहाँ और यहाँ से दोनों जगह से हटा दिया गया। कब हटाया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसे हटा के कहाँ रखा गया? तो इसे हटाकर जो है अनुच्छेद 300 के ए या क में रखा गया। किस में रखा गया? अनुच्छेद 300 के ए या क में, ठीक है। ए और क दोनों एक ही होता है, क्योंकि और एक बात और बता दूँ, कभी कभी आप देखते होंगे क्लोज में स्मॉल ए लिखा रहता है, कभी कभी देखते होंगे कि स्मॉल की जगह कैपिटल ए लिखा रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंट ये है कि जिस चीज़ को संविधान संशोधन करके जोड़ा जाएगा तो उसमें कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल ए लिखा जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी संविधान के साथ ही था या फिर जिसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें स्मॉल लिखा रहता है, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, तो उस समझ जाइएगा कि संविधान संशोधन के तहत इसको नहीं जोड़ा गया। लेकिन जिसमें कैपिटल लिखा रहेगा उसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किस राजवंश के द्वारा किया गया था? पल्लव राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव राजवंश के द्वारा। अगर आपसे यहाँ से और डेप्थ में जाके पूछेगा तो पूछेगा कि रथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? क्योंकि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का ही निर्माण किया गया था, ठीक है। तो किस शासक के द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? सबसे छोटा रथ मंदिर जो है द्रौपदी रथ मंदिर है। कौन सा? द्रौपदी रथ मंदिर जो है ये सबसे छोटा रथ मंदिर था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम आंदोलन भारत में कौन चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ये कहाँ पड़ता है चंपारण? तो चंपारण पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 15 अप्रैल 1917। कब चलाया गया था? 15 अप्रैल 1917 में, ठीक है। ये किसके विरोध था? तो तीन कठिया पद्धति के विरोध था।
किसके विरोध? तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया पद्धति क्या होता है? तिनकटिया पद्धति ये होता है कि अगर आपका 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा में एनी हाउ आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी को तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। तो किसान इसका विरोध क्यों करते थे? तो किसान इसका विरोध इसलिए करते थे क्योंकि जिस ज़मीन पर नील की खेती होती थी वो ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगता था, उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो बहुत ही कम होने लगता था। इस कारण से किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इसी कारण इसका विरोध करते थे। तो उनका नेतृत्व करने वाले उतने कोई नहीं थे खास, जिस कारण सुनवाई नहीं करता था अंग्रेज लोग। तो महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया और महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तिनकटिया पद्धति के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। कब चलाया गया था? 15 अप्रैल 1917 को। कब चलाया गया था? 15 अप्रैल 1917 को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को इस आंदोलन के लिए या फिर सत्याग्रह के लिए किसके द्वारा निमंत्रित किया गया था? तो किसके द्वारा निमंत्रित किया गया था? राम कुमार शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको निमंत्रित किया गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जो हैं वो किस गांव के निवासी थे? तो बिहार के तो निवासी थे, लेकिन किस गांव के? तो राम मनोहर, ये क्या बोला था उनको, रुकिए क्या तो नाम है, हाँ, मुरली भरौआ नामक गांव से राजकुमार शुक्ल बिलोंग करते थे। कौन से गांव से? मुरली भरौआ नामक गांव से राजकुमार शुक्ल बिलोंग करते थे। उन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रित किया गया था। कब किया गया था? 1916 में निमंत्रित किया गया था, ठीक है। ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, उसी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा पहली बार उनको निमंत्रित किया गया था कि आइए आप बिहार में, बिहार के किसान आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक क्वेश्चन और ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? पहले नंबर तो आप ये जान लीजिए कि प्रथम सत्याग्रह जो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था 1907-8 में। लेकिन भारत में पहली बार कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो भारत से दक्षिण अफ्रीका वो गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और वापस कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? हमेशा के लिए, हालांकि आते थे बीच बीच में, लेकिन हमेशा के लिए कब आ गए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को याद करते हुए आज के डेट में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में शहरों की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा बहुत सारे शहरों की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था FST के द्वारा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। एक मिनट, फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम है, ठीक है। FST का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। इसी के द्वारा भारत में, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कि नहरों का जाल किसके द्वारा बिछा दिया गया था, यानी कि बहुत सारे नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कहा जाता है कि नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा नहीं, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। किसके द्वारा कहा गया है इन्हें सल्तनत काल का अकबर? तो एल्फिस्टिन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? एल्फिस्टिन के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, कौन सा नीति? हड़प नीति अपनाई थी। कौन सा नीति? हड़प नीति। किसके द्वारा अपनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत जिसका औलाद नहीं है, यानी कि जो गोद लिया है बच्चे को, उसका शासन जो है उस बच्चे को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यानी कि जिस राजा का बच्चा जो है वो गोद लिया, एडॉप्ट किया बच्चा है, उसे उस राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। इसके द्वारा वही किया गया था और चुन चुन के वैसे वैसे शहर को हड़प लिया गया था, ठीक है, हड़प नीति में। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प नीति के तहत पहला
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया शहर, जगह या कुछ भी कौन सा था? तो वो था सतारा। कौन सा था? सतारा। हड़प नीति के तहत पहला अपनाया गया शहर था या राज्य था सतारा। इसे कब हड़प नीति के तहत ले लिया गया था? तो 1848 में। कब? 1848 में, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैतपुर और संबलपुर को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत, तो हड़प नीति के तहत जैतपुर और संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1849 में। बघात को कब मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो बघात को हड़प नीति के तहत 1850 में अपना लिया गया था। उदयपुर को 1852 में, जबकि झांसी को 1853 में। कब अपनाया गया था? 1853 में झांसी को अपना लिया गया था। अब मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था हड़प नीति के तहत, तो 1854 में। कब? 1854 में। करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था 1855 में। कब? 1855 में। लेकिन क्वेश्चन एक और आएगा आपसे, और आपको पता है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा अपवादित टाइप से रहता है वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध को किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो आपको बता दूं मैं कि हड़प नीति के तहत अवध को नहीं मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, बल्कि इस पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो कुशासन का आरोप लगाकर किस जगह को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो अवध को, ठीक है। कब? 1856 में। कब मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? 1856 में। आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाए कि अवध का अंतिम नवाब या फिर अंतिम राजा कौन था? तो अवध का अंतिम राजा जो है या अंतिम नवाब जो है वो था वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इसके बाद तो हड़प नीति के तहत अवध को मिला ही लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो फिर कहाँ से यहाँ नवाब बन पाएगा? तो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे, ठीक है। तो आई होप आज का क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ जो क्वेश्चन मैं आज बोली हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में ज़रा भी प्रेशर नहीं पड़े। और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्वेश्चन से संबंधित कोई तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित मैथ छोड़ा के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।